मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो राज्य बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड के उद्योग विभाग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनके योगदान से हमारे राज्य को प्रदेश से लेकर परदेश तक उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्योग विभाग उत्तराखंड के निदेशक श्री सुधीर चंद नौटियाल जी की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सर, उत्तराखंड राज्य बनने से लेके अब तक आप यहाँ पे अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या आपका बैकग्राउंड इसी फील्ड का है? कुछ बताइए हमारे जनता को अपने बारे में। तो मैं देखिए उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ, मेरा बर्थ प्लेस भी उत्तरकाशी में है और मेरे फादर टीचर थे। वो GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहले टीचर रहे और बाद में प्रिंसिपल भी हुए। तो मेरी पढ़ाई जो है बहुत रिमोट एरियाज़ में हुई है। जैसे भटवाड़ी में मैंने क्लास 8 तक पढ़ा, उसके बाद हाई स्कूल इंटर मैंने पुरोला से किया, उत्तरकाशी ज़िले में ही। फिर मैंने BSc भी किया उत्तरकाशी में और मेरा जो BTech था वो कानपुर HBTI कानपुर से मैंने किया था। तो जो स्टार्टिंग है, स्कूल डेज़ हैं, वो मेरे बहुत रिमोट एरियाज़ के हैं और उसके बावजूद मुझे लगता है कि हम लोग को कभी जहाँ पे भी गए हैं, मैंने कई स्टेट्स में भी काम किया, जैसे मैंने बताया बैंक में भी काम किया, तो हमें कभी नहीं लगा कि हम किसी तरह से जो दूर दराज से आते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, वो compete नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत भावना है और मुझे लगता है कि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और बेहतर होते हैं। बिल्कुल। और परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता हमारी काफ़ी बेहतर है और लोगों से। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। हमेशा मैं जहाँ पे रहा हमेशा सबसे आगे में ही रहा। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरी का एरिया रहा हो, जहाँ पे भी रहा हो। तो ये संदेश मैं उनको भी देना चाहूँगा जो लोग दूर दराज में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, जैसे हम भी जब बचपन में थे तो मैं लाइब्रेरी का काफ़ी इस्तेमाल करता था। तो उत्तरकाशी में जो लाइब्रेरी होती थी और कई मैगजीन शायद हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस समय, और आज भी ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते होंगे, लेकिन पढ़ना लिखने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है अपना ग्रो करने की। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, अगर हम लोग उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और सही चीज़ों को उसमें से ढूंढ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के लोगों के लिए पास और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब वो डिफरेंस भी कम हो गया है कि कौन रिमोट में है, कौन दूर में है। स्कूल क्वालिटीज़ भले ही अलग अलग हो सकती हैं, बट उसके बावजूद अपनी क्षमता विकास में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सुधीर जी, आप रिमोट एरिया से आपकी पढ़ाई हुई और फिर आप BTech भी आपने किया, तो ये सब आपने किसी से मार्गदर्शन किसी से लिया या खुद ही स्वयं में ही आपको लगा कि मुझे इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाना है? देखिए, मार्गदर्शन तो हमेशा मिलता ही है। जो भी सीनियर्स होते हैं, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो टीचर्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिमोट में भी हम लोग जब पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जब मैं अपने टाइम की बात करूं, 70s की, तो उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे छोटी छोटी जगहों में जिनसे हम लोग सीख सकते थे या कुछ उनसे गाइडेंस ले सकते थे। तो टीचर्स ही हमारा मेन सोर्स होता था, जिनको हम लोग शायद इम्यूलेट भी करते थे कि भाई उनकी तरह हम लोग, वो भी गाइड करते थे क्योंकि उनको थोड़ा बेहतर बाहर का भी मालूम होता था, तो वही हमें गाइड होते थे। जॉब्स में जितने भी सीनियर हमेशा रहे, मैं हमेशा सबका फेवरेट रहा क्योंकि मेहनत हमने आदत थी हमारी शायद कि हम बहुत सिंसियरिटी से और मेहनत से काम करते थे और उसका फल हमेशा मिलता है। मैं मैनेजमेंट ट्रेनी भी जब रहा, तो जनरली कॉलेज से जब बच्चे लोग जाते हैं कॉलेज की ट्रेनिंग में, किसी इंडस्ट्री में 6 वीक्स का ट्रेनिंग होता है एक BTech में, तो ज़्यादातर लोग बस ठीक है मस्ती करके आते हैं, अपना एक सर्टिफिकेट कहीं से अरेंज कर लिया। कई लोग जाते भी नहीं हैं और अगर कोई फैसिलिटी है कि गेस्ट हाउस है तो खाया पिया अपना और वापस आ गए। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने का इरादा नहीं होता है। लेकिन मैं जब गया था कॉलेज की ट्रेनिंग में, तो मुझे याद है कि मैं 8 घंटे फ्लोर पे खड़ा रहता था, क्योंकि इंडस्ट्री में जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है बेसिकली
वो एक एक्सपेक्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा बैठेंगे नहीं जब प्रोडक्शन में होते हैं। तो मैं पूरा 8:30 से 5 बजे तक का जो शिफ्ट होता था पूरा, जो डे शिफ्ट होता था मेन वाला, तो मैं कभी नहीं बैठता था एक्सेप्ट कि लंच वंच पे जब जाते थे, और हमेशा फ्लोर पे अलर्ट रहता था क्या प्रोसेस चल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उनके बारे में जानकारी भी पता करता था। और किसी से मतलब ये नहीं करना चाहिए कि कोई लेबर है वो नहीं जानता है। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं, ज़्यादातर में ये होता है कि जो लोग कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम होती हैं जो कई बार सीनियर मैनेजमेंट के उससे भी निकल जाती हैं, ऑब्जर्वेशन से भी शायद नहीं आ पाती हैं। तो अगर उनके साथ भी आप लोग बात कर रहे हैं, सीनियर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। तो युवाओं को मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर दिमाग खुला है, ओपन है, कि आप सीखने के प्रति हमेशा आपका एटीट्यूड ये है कि मैं क्या सीख सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, तो उससे पर्सनालिटी विकास अपने आप हो जाता है। कोई अलग से ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिहेवियर आप देखते हैं, अच्छे बड़े लोगों का बिहेवियर भी देखते हैं, जो सुप्रसिद्ध लोग हैं उनका भी आप बिहेवियर देखते हैं, उनका कंडक्ट देखते हैं, तो वो शायद सारा मिलके आपके ऊपर तभी आता है अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके अंदर भी वो अच्छाई सकारात्मकता स्वतः आ जाती है। तो ट्रेनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है मेरे ख्याल से कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें, ओपन रखें अपना माइंड, कि जहाँ पे भी सीखने का चीज़ है उससे सीखें। और ऑब्जर्वेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्व करते रहें हम लोग कि क्या सक्सीड होता है, क्या फेल्योर होता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसको इज्जत ज़्यादा मिलती है, कौन ज़्यादा सफल होता है, क्यों होता है। अगर ये सब ऑब्जर्वेशन चलता रहेगा तो अपने आप ही एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में आप उभर के आएंगे। मुझे लगता है कि जो डाइवर्स एक्सपोजर आपको मिला उसने कहीं ना कहीं आपको बहुत एक अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे कोई इंसिडेंट है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको और भीतर से स्ट्रॉन्ग बनाया हो और आगे और बेहतर करने की प्रेरणा आपको दी हो। मैं जैसे आपको बताया कि मैंने कानपुर में पढ़ाई करी जी, और फिर आगरा में मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा जी, और उसके बाद फिर मैं चेन्नई में भारत सरकार में भी रहा, मैं 1.5 साल मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, तब SSI बोलते थे इसको, और पंजाब में भी रहा। तो जो डाइवर्सिटी की बात आपने करी कि मुझे बाद में जो फिल्म भी बनी 2 स्टेट्स करके जी, तो मेरा वो अपना रियल अनुभव भी रहा कि मैं चेन्नई रहा और चेन्नई के बाद मैं ट्रांसफ़र होके फिर बैंक में जब गया तो मैं जालंधर में रहा। तो पंजाब और तमिलनाडु में जो कंट्रास्ट है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, वो देखने का मुझे मौका मिला। आपको लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं, लोग मिलते हैं जो आपका प्रोग्रेस को रोकने में, आपके प्रति उसमें बाधा डालते हैं। हो सकता है अपना भी इंटरेस्ट हो कुछ लोगों का, तो हमेशा मैंने उन चीज़ों से पार पाते हुए, अब वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स अच्छे नहीं है, मैं शायद नहीं करूँगा, बट उनसे सीखने को बहुत मिलता है कि अगर कोई आपका रोकने की कोशिश करता है और आप उससे बड़े अच्छे तरीके से पार पाते हैं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, बल्कि कोई तरीका निकालते हैं कि उससे बाहर निकल के आए, तो मुझे लगता है उससे सीखने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। सुधीर जी कहते हैं कि ये उद्योग का दौर है जहाँ पे नवयुवक अब नौकरी की अपेक्षा उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहते हैं इस के रिगार्डिंग? देखिए, स्वरोजगार के प्रति हमारा जो नज़रिया था, तो एक ये ऐसा एरिया है जिसमें बिल्कुल सी चेंज हम देखने को पा रहे हैं जी, बिल्कुल, और हमें काफ़ी मुश्किल लगता था कि अपने लोगों को हम इस तरफ मोटिवेट कर सकें कि स्वरोजगार करें या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करें। लेकिन अब जो सोच है नए युवाओं की, उसमें काफ़ी अंतर आया है। बिल्कुल सर, और देखा गया है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सशक्त हुई हैं उद्योग की ही वजह से। वो अपने छोटे छोटे लघु कुटीर लगा रही हैं और आत्मनिर्भर बनी है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी बनी है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं का योगदान तो उत्तराखंड में आपको मालूम है हर क्षेत्र में रहा है। बिल्कुल, और उद्यमिता के क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से महिलाएं आई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो आंदोलन शुरू हुआ, उससे महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई, और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत एडेप्टेबिलिटी दिखाई है, और वो इन
आर्थिक गतिविधियों में जुड़ के उन्होंने काफ़ी बेहतर अपने लिए भी किया है। और आप जानते हैं महिलाएं अगर कुछ कमाती हैं तो उसका सदुपयोग बहुत अच्छे से होता है। सदुपयोग इस सेंस में होता है कि वो बच्चों पे पैसा लगता है, परिवार पे पैसा लगता है, और इकोनॉमी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ परिवार भी खुशहाल होते हैं। और जो आत्मविश्वास आता है महिलाओं में, वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है कि आर्थिक दृष्टि से अगर वो सबल हैं और सेल्फ सस्टेनेबल हैं तो वो बहुत ही समाज के लिए बहुत अच्छा है। सुधीर जी, उत्तराखंड की बात करें तो ये देवभूमि और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें उद्योग के क्षेत्र की यदि बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति से हम सभी अवगत हैं, तो क्या वो कुछ 3-4 आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि क्या वो उद्यम है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में भी यदि वो करें तो उनका काफ़ी अच्छा हो सकता है? देखिए, जो उद्यमी है वो उसका जो स्ट्रेंथ होता है यही होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानता है। बिल्कुल। कि कौन सी चीज़ें हैं जो शायद ज़रूरत है। और आज की सोच में और पुरानी सोच में थोड़ा सा अंतर है। पहले हम लोग देखते थे कि क्या प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, कौन से प्रोडक्ट कितने बिकेंगे। अब आप एग्जांपल देख लेंगे, मान लिया कि जैसे खाने का होता था तो रेस्टोरेंट कोई खोलता था तो ये देखता था कि कितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितने लोग खाना खाने आएंगे, किस तरह के खाना खाएंगे। अब बिल्कुल माहौल बदल गया है। तो उन्होंने क्या चीज़ को देखा, लोगों की प्रॉब्लम को देखा कि कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड है कि इंटरप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटी देखता है वो इस चीज़ में देखता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, उनकी लाइफ को थोड़ा ईजी बना सकता है, तो उसका मार्केट है, उसकी स्केलेबिलिटी है, मतलब उसको ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और सुधीर जी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और वो पिलर्स की तरह हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हमारे अभिभावकों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे भाई बहनों की और दोस्तों की। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे वो कौन से लोग रहे हैं जिनको आप आज भी अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स तो सबसे पहले आते हैं, माँ बाप, क्योंकि उनकी गाइडेंस सबसे पहले मिलती है। तो मेरे फादर, जैसे मैंने बताया, टीचर थे जी। और वो भी बहुत डिसिप्लिन थे, टाइम के बहुत पंक्चुअल थे जी। और दूसरी बात जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की बात होती है, मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स रहे, हमने शायद वो संस्कार हमारे अंदर आए हैं, तो हमें हमेशा इस बात पे गर्व भी होता है कि हमारी इंटीग्रिटी पे हमको कोई डाउट नहीं रहा। बिल्कुल। दूसरों को हो तो हो, उसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप तो रहे ही हैं और भाई बहनों ने सबने हमेशा साथ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बहुत अच्छे IAS ऑफिसर्स भी मिले जिनके साथ हमने काम किया जी। बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमने काम किया। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो मेरे जो डायरेक्टर होते थे वो 72 बैच के ऑफिसर थे, त्रिवेदी साहब। और मेरी जो पहली बॉस थी वो जोहरा चटर्जी थी, IAS की 79 बैच की ऑफिसर थी, जिनको मैं सीधे रिपोर्ट करता था। तब से लेके बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया। और उत्तराखंड में जब उद्योग शुरुआत हुई तो कृष्णन साहब हमारे प्रमुख सचिव होते थे जी। और उसके बाद में संजीव चोपड़ा साहब के साथ काफ़ी लंबा टाइम मेरा बीता, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के डायरेक्टर से अभी रिटायर हुए कुछ दिन पहले। बट उनका जो स्टाइल था मुझे लगता है बहुत डिफरेंट था, बहुत ही अलग था और बहुत डायनामिक ऑफिसर थे। उन्होंने जो सबसे बढ़िया बात थी उनमें कि वो अपनी टीम के मेंबर्स में से बेस्ट निकालने में महारत थी उनकी। एक तो सबको टास्क देना, सबको इम्पोर्टेंस देना, सबकी इज्जत देना और बदले में उनको भी इज्जत मिलती थी। और उद्योग का जो यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हुआ उस समय, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा। विज़न तो पॉलिटिकल विज़न होता है, लीडरशिप भी होती है, उनका भी बहुत बड़ा विज़न होता है, लेकिन उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में जो हमारे लोगों का साथ होता है वो बहुत होता है। और बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज रहे हैं यहाँ पे जिनको मैं भी अपना आइडियल मानता हूँ, वो इंदु पांडे जी हों, चाहे शत्रुघ्न सिंह साहब जी रहे हों। ये ऐसे लोग थे ना जिनकी इंटीग्रिटी पे कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके प्रति एक तो ये जो सम्मान की भावना होती है ना, कि कोई उनको प्रति असम्मान की भावना ना रखे, वो लोग अच्छे लगते हैं जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई कभी किसी तरह का डाउट नहीं होता। दूसरे जो एनकरेज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को आगे लाने की कोशिश करते हैं। और राधा रतूड़ी मैडम हैं जैसे, इतने सिंपल हैं
जी। इतना, लेकिन उनका भी हमेशा सबको आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ाएं जी। ये योगदान उनका हमेशा रहता है। जी। तो मैं ऐसे लोगों को पसंद भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, जी। और उनका सबका मेरे ऊपर हमेशा बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स भी रही हैं और सपोर्ट रहा है। तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है कि जो अच्छे अफसर हैं वो लोग हमारे साथ हमेशा बने हैं। जी। तो सुधीर जी, आपको इतने साल यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके अनुसार एक अच्छा कोई भी अपना काम शुरू करता है तो क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है पैसों के अलावा? पैसे तो ज़रूरी भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो एटीट्यूड होता है। बिल्कुल। कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम ये देखते हैं कि हमारे काम से किसी का क्या फ़ायदा होने वाला है, बजाय ये देखने के लिए कि मेरे काम से मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर इसको इस तरह से देखेंगे कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा, तो अपने आप आपका मार्केट बढ़ जाएगा, अपने आप आपका सोच बदल जाएगा कि आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनको करने से दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो ये बेसिक फंडा है बिजनेस का। बिल्कुल। कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसको पाके उसको लाइफ इजी हो जाती है और उसका काम जो बनता है, तो आपको ऑटोमेटिक एक मार्केट मिलता है। बिल्कुल। सुधीर जी, आप धरातल से मुख्य धारा तक अपने विभाग को ड्राइव करते हुए चल रहे हैं, तो आप ही से पूछना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप किन किन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर निखार सकते हैं? सबसे पहले जो उत्तराखंड में हमने देखा है 2000 से लेके और अब तक, एक तो निवेश के प्रति, एंटरप्रेन्योर के प्रति हमारे को एक रिस्पेक्ट अगर होगी जी, तभी हमारा भी प्रदेश जो है उद्यम प्रदेश और उद्यमी प्रदेश बन पाएगा। हमारे जो युवा हैं वो भी उद्यमशीलता तभी आएगी उनमें जब हमारा कल्चर होगा कि हम उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं, उद्यम को प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे बड़ी तो जो माहौल है वो यही है। जो एक ट्रेडिशनल एक होता है ना कि जो इंडस्ट्री वाला है वो शायद एक एक्सप्लॉइटर है और वो शोषण कर रहा है, वो वेजेस कम दे रहा है, इस तरह का एक धारणा हमारी बने, हमारी लैंड्स को यूज़ कर रहा है। ये चीज़ अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक ब्रॉड सेंस में देखेंगे कि जो रिस्क लेता है वो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अपना एंटरप्राइज सेट करता है, वो चीज़ें अगर हम सीखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं तो हम लोग स्वतः ही वो खुद करने लगेंगे। एक और सवाल आप से पूछना चाहेंगे कि उन अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप 90% लाइए, DU में पढ़िए, क्यों सरकारी नौकरी आपको करनी है। वहीं बच्चों का तो रुझान है बिजनेस करने का, लेकिन पेरेंट्स उन पे थोपते हैं कि आप अच्छा मार्क्स लाइए तभी आपकी अच्छी सरकारी नौकरी लग पाएगी। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, वो मैं बहुत उसको सीधा क्वेश्चन का जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग लगातार हो रही है, उनका भी बौद्धिक जो स्तर है वो और किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को, वो सब पे काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरा जो आपने बोला थोपने वाली बात है, इस पर भी बहुत जागरूकता आ गई है। बहुत सारे अब लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ नौकरी नहीं है, बिल्कुल कोई कलाकार बन सकता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, कोई एडवेंचर में जा सकता है, कोई राइटर हो सकता है। तो आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर सेक्टर में आप अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये अब रियलाइज सबको हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका जो टेस्ट हो, बिल्कुल वो टेस्ट को अगर उसको करने का मौका मिलता है, उसको परस्यू करने का मिलता है मौका, वो कैरियर में जाने का मौका मिलता है, वो एक्सेल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब ये बात मुझे लगता है सारे टीचर्स में, पेरेंट्स में, फैमिलीज़ में अब लोग इतना परेशान नहीं होते हैं कि बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ और गेम्स में कुछ काम कर रहे हैं, दूसरे किसी चीज़ में लग गए हैं या फिल्मों के पीछे पड़ गए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कितने तक जरिए हैं पैसा कमाने के, लोग रील्स बना के भी पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे बना रहे हैं, कई अपने काम कर रहे हैं। तो कई बार तो क्या होता है ना कि पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि बच्चे कर क्या रहे हैं और वो चिंता होती है उनको कि ये लोग अल्टीमेटली कहीं ऐसा ना हो कि अपना फ्यूचर ख़राब कर दें। बट मुझे लगता है कि नई पीढ़ी काफ़ी स्मार्ट है,
कुछ बच्चे ज़रूर हैं जिनको थोड़ा सा गाइडेंस सही नहीं मिलता तो वो भटक सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है इसका अगर हम सही उपयोग कर सकें, इसकी ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरत है, इसका सेंसिटाइजेशन का बहुत ज़रूरत है और इसका मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को। लेकिन क्या करेंगे वो उनका चॉइस है जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि उनको करना क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है वो दे कैन परस्यू एनी कैरियर, है ना। सुधीर जी, आपने मोटिवेशन की बात कही, तो खासतौर पर जब उद्यम की बात करते हैं तो रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। यूँ तो नवयुवक बहुत सारा बिजनेस खोल देते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में ही जब उनको वो रिटर्न नहीं मिलता तो 2-3 महीने में ही वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस की कमी देखी जाती है आज के नवयुवकों में। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर उनका बेसिक्स क्लियर है जी, कि होता क्या है, कई बार बैंक्स की बहुत शिकायत होती है। मैं बैंक में भी रहा हूँ पहले जी, और अभी मैं बैंक का समझता हूँ कि उनके प्रोसेस क्या हैं, किस तरह से वो सोच होती है उनकी। तो युवा लोगों का कई बार क्या होता है, और इवन उनके साथ के जो लीडर्स कह लीजिए, लोकल लीडर्स, कि बैंक पैसे नहीं दे रहा है, बैंक कम दे रहा है, इस तरह की शिकायत लोग करते हैं। बट मेरा ये मानना होता है कि देखिए, बैंक्स भी चेक करते हैं। एक होता है कि प्रोजेक्ट वायबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट रिटर्न्स क्या है, ये रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है। कितना बड़ा मार्केट है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये इतना बड़ा मार्केट है, मैं इसको कैटर कर सकता हूँ, मेरा टर्नओवर इतना हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। तभी इस तरह की सिचुएशन आती है। तो आलोचना से नहीं डरना चाहिए, आलोचना को एनालिसिस करना चाहिए। तो सुधीर जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य में आपने किन किन शीर्ष अधिकारियों और किन किन राजनेताओं के साथ कार्य किया है? मेरा सौभाग्य रहा है कि राज्य बनने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं जी, नित्यानंद स्वामी जी से लेके कोश्यारी जी, तिवारी जी से लेके और अभी धामी साहब से, सबके साथ मुझे मौका मिला और सबका नेतृत्व देखने का मौका मिला है। उसी तरह से शीर्ष अधिकारी भी आप देखेंगे तो राज्य गठन के समय अजय विक्रम सिंह साहब पहले मुख्य सचिव बने थे और उत्तर प्रदेश में वो हमारे प्रमुख सचिव उद्योग भी होते थे जी। और उनसे लेके मधुकर गुप्ता जी भी रहे, सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ मैंने देखा है, काम किया है, और अभी वर्तमान में संधू साहब तक। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ी रेंज है ऑफिसर्स की और राजनेताओं की, और सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी। उन सब के मार्गदर्शन में और उनका नेतृत्व देखने का मुझे मौका मिला, ये बहुत ही मेरा बड़ा सौभाग्य है। सुधीर जी, वास्तव में आपसे चर्चा करके, भेंट वादा करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। और वास्तव में कहते हैं ना कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी शनिवार रात 9 बजे दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल सुधीर नौटियाल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।